हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम हंटर। जैसा कि कल के वीडियो में हम आपको बताए थे कि हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, उस 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए उसके लिए हम लोग एक वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो कल के वीडियो में हम पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किए थे, ठीक है। आज इस वीडियो का पार्ट 2 है और आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल भी एग्जाम हंटर के नाम से, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वो उस चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग जितना भी रेगुलर अपडेट्स होता है सारा हम लोग उसी चैनल पे शेयर करते हैं। तो चलिए आज का हम शुरुआत करते हैं मे पार्ट 2, ठीक है, मे पार्ट 2। आज भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ 20 से 22, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द तियानवेन 2 मिशन, ठीक है। तियानवेन 2 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन क्या है? इट इज़ चाइना सेकेंड एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? आपको गलत है, ठीक है। चाइना का पहला ऐसा मिशन है, ठीक है, दूसरा नहीं है। क्या है? पहला ऐसा मिशन है, ठीक है, जो आपको एस्टेरॉयड पे जाएगा, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, वहाँ से जाएगा और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके लाएगा, जिससे हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भविष्य में हम कर सकें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? आपको गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इट विल रिट्रीव सैंपल्स फ्रॉम द नियर अर्थ एस्टेरॉयड कामो ओलेवा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो इस एस्टेरॉयड के बारे में आपको थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी होना चाहिए कि ये जो एस्टेरॉयड है ना, क्या है इसका, जिसका नाम है कामो ओलेवा, ठीक है। तो ये जो एस्टेरॉयड है ना, इसको आपको, अगर आप हमारे सोलर सिस्टम को देखिएगा ना, तो उस पर मेनली आपको 7 क्वाजी सैटेलाइट्स है, ठीक है। उसमें से एक क्वाजी सैटेलाइट्स आपको ये है जिसका नाम है कामो ओलेवा, ठीक है, जिसको अर्ध उपग्रह भी हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल 7 ही है, उस 7 में से एक आपको ये है। तो इसको आप सवाल आता है कि इसको हम लोग क्वाजी सैटेलाइट क्यों बोलते हैं, इसको अर्ध उपग्रह क्यों बोलते हैं? तो इसको अर्ध उपग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह घूमता तो सन के पास है, जैसे हमारा अर्थ भी क्या है और बाकी एस्टेरॉयड भी क्या है, वो तो सन के पास, सन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। लेकिन ये पृथ्वी के इतना नज़दीक है ना कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ठीक है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका भी प्रभाव आपको ये जो सैटेलाइट है, ये जो एस्टेरॉयड है जिसका नाम आपको कामो ओलेवा है, उस पर पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपको इसको क्वाजी सैटेलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। टोटल क्वाजी सैटेलाइट्स हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं? वो है आपको 7, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट देखिए। तो पहले दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तीसरा देखिए क्या है? ओनली यूएस एंड जापान हैव बीन सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग एस्टेरॉयड सैंपल्स टू अर्थ। केवल अमेरिका और जापान ही क्षुद्र ग्रहों के नमूने पृथ्वी पर लाने में सफल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। C2 और 3 ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। चाइना ने इसको अभी इस मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है। आपको कभी कभी डेट भी बीपीएससी या अदर पीसीएस बॉडी पूछ देती है, तो वो डेट है आपको 28 मई को लॉन्च किया था, ठीक है। ये आपको जुलाई में वहाँ पे पहुँचेगा ये एस्टेरॉयड पे, ठीक है। वहाँ से फिर सैंपल को लेके आएगा, ठीक है। अगर ये सफल हो जाता है सैंपल को रिटर्न लेके आने में, तो ये ऐसा करने वाला चाइना विश्व का तीसरा देश होगा। तो पहले 2 देश कौन से हैं? अमेरिका और जापान के बारे में आप लोग सुने होंगे 2 या 3 साल पहले ही वो एक सैंपल, ये आपको इसी तरीके से एस्टेरॉयड को वापस लेके आया था। वो ज़्यादा पुराना घटना नहीं है, सिर्फ आपको 2 से 3 साल पुरानी घटना है, ठीक है। तो ये आपको तियानवेन 2 मिशन के बारे में सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाहर आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है? ये आपका पहला चाइना का एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है, ठीक है। ये कहाँ से आपको सैंपल लेकर आएगा? उस एस्टेरॉयड का नाम क्या है? आपको एस्टेरॉयड कामो ओलेवा, ठीक है। ऐसा करने वाला ये अगर सफल होता है तो कौन सा देश होगा? तीसरा। और पहले 2 देश कौन है ऐसा करने वाले? यूएस और जापान, ठीक है। इसमें आपको एक और चीज़ जानना चाहिए, एस्टेरॉयड होता क्या है ना। तो एस्टेरॉयड के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये आपको जो एस्टेरॉयड होता है वो आपको किस बेल्ट में मेनली पाया जाता है?
सोलर सिस्टम के, तो वो आपको होता है मार्स और जुपिटर के बीच का जो बेल्ट होता है, ठीक है, उसके बीच में सारे मैक्सिमम एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम के पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ये टैनवेन 2 मिशन के बारे में कुछ भी आता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा देखिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली नॉट अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। हम क्वेश्चन इसमें पूछे हैं आपसे कि किसको अपॉइंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये तीनों जो आप नाम देख रहे हैं ना, जस्टिस NV अंजारिया, जस्टिस विजय विश्नोई, जस्टिस अतुल एस चांदूरकर, ये तीनों लोगों को है ना अभी जजेज सुप्रीम कोर्ट का नियुक्त किया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का नियुक्त किया गया है। तो कभी कभी आपसे ये जैसे आप 69 का BPSC का PYQ देखोगे ना, तो उस पर एक क्वेश्चन आया था जिसमें मणिपुर के जो जज थे, ठीक है, वो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे लास्ट ईयर, तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछ दिया था कि वो इससे पहले किस हाई कोर्ट में काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वो भी जानना आवश्यक है। तो देखिए, ये जो पहले जो जज हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट किया गया, जज अपॉइंट किया गया है, जस्टिस NV अंजारिया, ठीक है। तो NV अंजारिया इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे, ये आपको कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। कहाँ का चीफ जस्टिस थे, कर्नाटका हाई कोर्ट के, ठीक है। अब दूसरे जस्टिस विजय विश्नोई, ठीक है, ये कहाँ काम कर रहे थे, तो ये आपको गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी जो असम में है, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के आपको ये जज थे, ठीक है। तीसरा आपको आता है जस्टिस अतुल एस चांदूरकर, ठीक है। तो ये कहाँ के आपको काम कर रहे थे, ये आपको मुंबई में काम कर रहे थे, मुंबई हाई कोर्ट के जज थे, सिर्फ जज थे, ठीक है। और बाकी NV अंजारिया कहाँ के थे, कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस विजय बिश्नोई कहाँ के थे, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ स्टैटिक फैक्ट जानने की भी आवश्यकता है, जो आपको बराबर क्वेश्चन में एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। जैसे आप 68 का ही देखोगे, सॉरी 69 का ही देखोगे, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो जजेज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो आपको एक कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है। इस कॉलेजियम के मेंबर कौन कौन होते हैं, एक तो आपको CJI होते हैं और प्लस 4 जो सीनियर मोस्ट आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, ठीक है। ये मिलके आपको कॉलेजियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये कॉलेजियम जो है, ठीक है, ये कॉलेजियम आपको किसको रिकमेंडेशन भेजती है, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट भारतीय संविधान में उनको जो 124 सब क्लॉज 2, ठीक है, कौन सा आर्टिकल, 124 सब क्लॉज 2, ठीक है, उसके शक्ति का प्रयोग करते हुए वो कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करते हैं या करती हैं, ठीक है। तो कौन रिकमेंडेशन कौन भेजता है, कॉलेजियम मेंबर्स कौन कौन होते हैं, 1 CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, किस आर्टिकल के तहत करते हैं, 124 सब क्लॉज 2, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आप जान लीजिए, ये जो आप जज का नाम देख रहे हैं ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, तो ये जजेज जो है ना, ये आपको महिला जजेज, ये आपको सुप्रीम कोर्ट की महिला जज थी, ठीक है, जो अभी हाल में ही रिटायर हुई है। और ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सिर्फ 11वीं फीमेल जज थी, ठीक है। आज़ादी से लेकर अब तक हमारे देश में जितने भी आपको महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, ठीक है, उसमें वो 11वें नंबर पे थी, ठीक है। और हाल में इनका क्या हुआ है, आपको रिटायरमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक और फैक्ट इसमें यह भी जानना है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितना है, टोटल आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो आपको 34 है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो सुप्रीम कोर्ट में आपको जो जजेस का है वो कितना है, 34 है, ठीक है। तो ये 3 जजेस, जस्टिस NV अंजारिया, जस्टिस विजय विश्नोई, जस्टिस अतुल एस चांदूरकर के नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो मैक्सिमम जजों की संख्या जो जिनको नियुक्त किया जा सकता है 34, वो संख्या अब पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी जानकारी है, आप इसके थ्रू आपको सारा जानकारी मैंने शेयर किया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला वाज ऑन अ विजिट टू इंडिया फ्रॉम 1 to 4 मई। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला। अंगोला के राष्ट्रपति 1 से 4 मई तक भारत की यात्रा पे थे। अंगोला के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। 78 में देखिएगा आपसे इटली के आपसे
पीएम के बारे में पूछा गया था, है ना। तो इसलिए हमको इसके बारे में जानना है कि अगर हमको यहाँ हमारे यहाँ पे कोई भी विजिट पे आ रहे हैं या कोई आउटकम आता है किसी के भी फॉरेन डिग्नेटरी के विजिट का, तो उसके बारे में हमको एक ब्रीफ में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको जो आंसर होगा आपको ए, ठीक है, जिसका नाम है जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेनको, ठीक है। ये आपको भारत के विजिट पे आए थे, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ आउटकम क्या हुआ वो आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। उसका ये आपको 123वां मेंबर बना है, ठीक है, या कहिए कि 123वां देश बना है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर संघ के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है। एक कैमा देश बना है, 123वां, ठीक है। ये आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी इनके विजिट से रिलेटेड है। दूसरा है आपको एक और चीज़ जानना है कि भारत ने $200 मिलियन, ठीक है, $200 मिलियन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है, किसके लिए, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए अंगोला को देने का आपको वचन दिया है, ठीक है। तो ये दो इनके इंपॉर्टेंट आउटकम है जो इनके विजिट पे जो पाया गया, ठीक है। पहला ISA के मेंबर बना 123वां, दूसरा $200 मिलियन का भारत ने इनको डिफेंस सैन्य आधुनिकीकरण के लिए इनको $200 मिलियन देने का वादा भारत ने किया, ठीक है। तो अंगोला के बारे में आपको एक और चीज़ जानना चाहिए कि आप जानते होंगे कि G20 का आपको सदस्य भारत जब उसकी अध्यक्षता कर रहा था G20 की, तो किसको G20 का आपको एक नया सदस्य बनाया गया था, वो आपको अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया था, है ना। तो उसी अफ्रीकन यूनियन का, उसी अफ्रीकी संघ का, ठीक है, अंगोला वर्तमान में, ठीक है, अंगोला आपको वर्तमान में क्या है, चेयरमैन है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन जो G20 का सदस्य बना, भारत जब G20 का अध्यक्षता कर रहा था, ठीक है, उस अफ्रीकन यूनियन का चेयरमैन वर्तमान समय में कौन है, वो आपको अंगोला है, ठीक है। इसलिए अंगोला हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आप जानते होंगे, फॉरेन पॉलिसी में पढ़ते होंगे तो ग्लोबल साउथ ये सब पे हमारा कितना जोड़ रहा है ना। तो उस कड़ी में क्या है, अफ्रीकन यूनियन भी एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डेटा, विच इंडियन स्टेट हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ FDI इन 2024-25। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य को 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। किसको प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र को, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट और जो आपको जानना चाहिए जिससे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एक प्रश्न बनता है कि टोटल FDI भारत को कितना मिला 2024 में, ठीक है। तो उसका आंकड़ा हो जाएगा आपको 81.04 बिलियन $, ठीक है, जो कि पिछले साल के अचीव किए हुए FDI से 14% क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब दूसरा सवाल बनता है कि किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा पैसे मिले FDI में, तो वो है आपको सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, ठीक है। अब अगला एक और प्रश्न बनता है जो आपको इतना ही इम्पोर्टेंट है कि किस कंट्री से सबसे ज़्यादा पैसे प्राप्त हुए, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसे किस देश से मिले, ठीक है। तो वो आपको कहाँ से मिला, सिंगापुर से मिला। दूसरे नंबर पे कौन है आपको, मॉरिशस है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है आपको, USA है। अगर आप फोर्थ भी जानना चाहें तो उसका क्या होगा, नीदरलैंड्स होगा, ठीक है। और सिंगापुर ऐसा नहीं है कि पहली बार बना है, सिंगापुर आपको पिछले 7 साल से, ठीक है, पिछले 7 साल से लगातार FDI का सबसे बड़ा स्रोत भारत का रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के माध्यम से जितना भी जानकारी आपको एग्जाम में जानना चाहिए उसको हम आपके साथ शेयर किए। टोटल FDI 81.04, सर्विस सेक्टर को सबसे ज़्यादा मिला, किस देश से सबसे ज़्यादा पैसे आए, सिंगापुर से। किस राज्य को सबसे ज़्यादा पैसे मिले, कर्नाटक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 10th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047, ठीक है। ये आपका आंसर, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, वो आपको PM होते हैं चेयरमैन, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको 1-2 और जानकारी जो पता होना चाहिए कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है,
ठीक है, चेयरमैन तो पीएम होते हैं, तो वाइस चेयरमैन कौन है, वो आपको है सुमन के बेरी। ठीक है, एक और प्रश्न बनता है, इसके सीईओ कौन है। ये सीईओ आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि अभी हाल ही में जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत चौथा विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके कारण नीति आयोग के सीईओ आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। ठीक है, तो इसके सीईओ कौन है आपको, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इसके थ्रू आप और एक और सवाल बनता है कि नीति आयोग बना कब था, तो वह आपको 1 जनवरी 2015 को बना था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है आपको नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नीति आयोग का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली कमीशनड इंडिया फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, विझिंजम। ये किस राज्य में है आपको, केरला में। ठीक है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो थिरुवनंतपुरम में। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में है आपको, थिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया, भारत के प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है, इसको अब सवाल आता है कि इसको बनाया किसने, तो बनाने वाले जो कंपनी है उसका नाम है आपको अडानी। अब सवाल आता है कि इस पर पैसे कितने खर्च हुए। पैसे खर्च आपको लगभग 8860 करोड़, मतलब 8860 करोड़, या इसको 8900 करोड़ भी आप इसको बोल सकते हैं, अप्रॉक्स करेंगे तो। ठीक है, इतना पैसा इस पर खर्च हुआ। ठीक है, तो अब बात आता है कि इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक्चुअली होता क्या है ना, कि आपको मेनली जो हमारे यहाँ जो पोर्ट्स हैं ना, वो डीप पोर्ट्स की संख्या बहुत कम है। ठीक है, और पोर्ट्स उतने बड़े हमारे पास नहीं है, तो इसके कारण होता ये है ना भी कि 75% कार्गो जो भारत में आता है ना, वो आपको कोलंबो, श्रीलंका, सिंगापुर, अबू धाबी इसके माध्यम से आता है। तो वो ऐसा क्यों होना पड़ता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास कोई एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। ठीक है, जहाँ पर हम अपने जो भी हमारे यहाँ गुड्स आ रहा है उसको हम लोग अनलोड करें और बाकी रोड और अदर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उसको हम दूसरे जगहों पर हम भेज सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको जो कोलंबो है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, अबू धाबी है, ये सब एक ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। ठीक है, तो इस समस्या के निदान के लिए आपको ये जो भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी स्टेक है ना, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेक किसका है, तो वो आपको केरला का है। केरला की जो राज्य सरकार है उसका मेजॉरिटी स्टेक आपको डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में है। ठीक है, बेनिफिट हम आपको बताएं कि जो हम कोलंबो, श्रीलंका और सिंगापुर, अबू धाबी इस सब के पोर्ट पे आश्रित है, वहाँ उससे जहाँ से हमारा 75% कार्गो हमारे यहाँ देश में आता है। ठीक है, उस पर निर्भरता इस आपको डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने से कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द ऑपरेशन हॉक, निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन हॉक शुरू किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, CBI। ठीक है, तो ये किस पर्पज़ के लिए आपको ये CBI ने इसको शुरुआत किया है, तो वो आपको जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट ये आपको CBI की एक मुहिम है जिसका नाम है आपको क्या, ऑपरेशन हॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। What is the name of the traditionally built stitched ship that was recently commissioned into the Indian Navy at the naval base in Karwar, कर्नाटक। ठीक है, पारंपरिक रूप से निर्मित उस सिले हुए जहाज का नाम क्या है जिसे हाल में ही कर्नाटक के कारवार स्थित नौसेना बेस में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, INS कौंडिन्य। ठीक है, और चीफ गेस्ट इस इवेंट के कौन थे, यूनियन कल्चर मिनिस्टर, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत। ठीक है, तो ये आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, है ना, ये जो पोर्ट के बारे में जो हम डिस्कस किए, ये जो आपको शिप के बारे में हम डिस्कस किए, ये आपको हमारे एंशियंट टाइम में, ठीक है, जिस तरीके से जिस पद्धति से शिप का निर्माण किया जाता था ना, उसी पद्धति के इस्तेमाल करके आपको इस जहाज़ का निर्माण किया गया है। ठीक है, कभी कभी ये भी उसका नाम ना पूछ के आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि वो कहाँ पे उसको कमीशन किया गया। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, नेवल बेस इन कारवार, कर्नाटक। ठीक है, और इसकी चीफ गेस्ट कौन थे इस इवेंट के, आपको गजेंद्र शेखावत। वो क्यों थे, क्योंकि ये आपको इस
इनिशिएटिव में जो मेजर फंड जिसने किया है वो किसने किया है आपको, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी, सबने मिल के इस आपको इस जो प्रोजेक्ट है इसको अंजाम दिया है, ठीक है। तो शिप का नाम क्या है आपको, INS कौंडिन्य। और कहाँ पे इसको कमीशन किया गया है, नेवल बेस जो कर्नाटक के कारवार में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 151, ठीक है। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि इसको रिलीज कौन करता है। इसको रिलीज करता है आपको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था है, वो इसको रिलीज करती है, ठीक है। अब एक और प्रश्न होता है कि इसमें भारत का आपको स्कोर कितना था, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, जैसे आप 68 का BPSC का देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन में आपको इंडेक्स में स्कोर के बारे में पार्टिकुलरली पूछ दिया गया था, है ना। तो स्कोर कितना हो जाएगा, 32.96, ठीक है। अब आता है कि भारत के रैंक में सुधार कितना हुआ, तो वो आपको 8 अंक का सुधार हुआ। पिछले साल भारत का रैंक आपको 2024 में कितना था, 159 था, ठीक है। तो 8 अंकों का आपको इस इंडेक्स में भारत का सुधार हुआ है। अब सवाल आता है कि पहला आपको पोजीशन किस कंट्री को मिला है, पहला स्थान, तो वो आपको नॉर्वे को मिला है। एक और प्रश्न होता है कि लास्ट किसको मिला है, तो वो आपको मिला है अर्ट्रिया को, ठीक है। किसको मिला है, अर्ट्रिया को, है ना। ये आपको अफ्रीकन रीजन का देश है अर्ट्रिया, ठीक है, उसको लास्ट प्लेस मिला। इंडिया को रैंक कितना मिला है, 151। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन हेल्ड, ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा दुशांबे, ठीक है। क्या, दुशांबे। और ठीक है, किसकी राजधानी है आपको, ये तजाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं हम लोग। वेयर डिड द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेट द ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, लखनऊ। अभी आप जानते होंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, है ना, किस तरीके से आपको जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो कितना चर्चा में था, ठीक है। क्योंकि इस मिसाइल का कहा गया कि इस मिसाइल का प्रयोग भारत ने आपको पाकिस्तान के जो एयर बेसेज हैं उस पर अटैक करने के लिए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो उसका जो नया यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, उसका कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, लखनऊ में। और किसने किया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ठीक है। अब ब्रह्मोस के बारे में आपको कुछ जानकारी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इतना न्यूज़ में तो हो सकता है आपसे सवाल पूछ दे, है ना। तो देखिए, ये आपको इंडिया रशिया का है ना ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा ब्रह्मोस, ठीक है। तो इसमें दो नाम का है ना कॉम्बिनेशन है। एक आपको है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, जो आपको नॉर्थ ईस्ट में बहती है, असम ये सब में, भारत में, ठीक है। दूसरा आपको रशिया में एक नदी है जिसका नाम है मोस्कवा, ठीक है। इन दोनों नदियों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या बना है, ब्रह्मोस बना है, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये किस टाइप का मिसाइल है, ठीक है। तो ये है आपको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इसका स्पीड कितना है, किस स्पीड से जाती है, तो ये 2.8 मैक, ठीक है ना। तो देखिए, ये मैक बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है ना, ये आपको जो स्पीड ऑफ द साउंड होता है ना, ठीक है, उसके तुलना में, उसके रेफरेंस में आपको इस मिसाइल्स का स्पीड को काउंट किया जाता है, ठीक है, जिसको मैक बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीड कितना है आपको ब्रह्मोस मिसाइल का, 2.8 मैक, ठीक है। और ये आपको किस टाइप का मिसाइल है, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसका रेंज कितना है, ठीक है, सीमा कितनी है। तो इसका रेंज आपको लगभग 450 किलोमीटर है, ठीक है। एक और प्रश्न आपको जानना चाहिए, जब UPPCA 2024 का क्वेश्चन देखोगे जो दिसंबर में हुआ था, तो वहाँ पे इसी तरीके से आपको रेंज, उसका आपको कंट्री का एक्सपोर्ट, ये सब इस तरीके से पूछा था, ठीक है। तो आप पिछले साल अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग क्या पढ़े होंगे कि भारत है ना, इसको फिलीपींस को, ठीक है, भारत इसको फिलीपींस को निर्यात करना ब्रह्मोस मिसाइल को शुरू किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रह्मोस के बारे में अगर कुछ भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप उसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। हमने रेंज बता दिया, आपको स्पीड बता दिया, ठीक है, किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया है भारत ने वो भी हम आपको बता दिए, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच इंडियन सिटी हैज इशूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, गाजियाबाद, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, गाजियाबाद। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग इन May 2025 ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सुनील मित्तल। ठीक है, जो आप एयरटेल जो आप सिम यूज करते हो ना, ठीक है, उसके आपको ये चेयरमैन है। ठीक है, इनको आपको ये वर्ल्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव का आपको एक सदस्य नियुक्त किया गया है। कब किया गया है? कि किनको किया गया है? सुनील मित्तल को किया गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिया रिसेंटली साइंड द डबल कन्वेंशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इंग्लैंड। ठीक है, आप सब ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि भारत और इंग्लैंड ने, ठीक है, अभी क्या किया है? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है मई के मंथ में। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार व्यवस्था। ठीक है ना, तो किसके साथ भारत ने भी मई 2025 में साइन किया है? तो वो आपको किया है इंग्लैंड के साथ। और भारत ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किसी देश के साथ साइन करने वाला, ठीक है, मतलब इंग्लैंड आपको 16th कंट्री बना है। ठीक है, इंग्लैंड आपको 16वां देश बना है जिसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, तो जब भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया तो उसके साथ भारत ने एक और एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है आपको डबल कन्वेंशन एग्रीमेंट। ठीक है, डबल कन्वेंशन समझौता। ठीक है, तो इस समझौते में आपको हुआ ये है कि भारत और इंग्लैंड दोनों देशों ने मिलकर ये सुनिश्चित किया है कि भारत से, ठीक है, आपको जितने भी लोग यूके जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, ठीक है, तो उनको 3 साल तक, ठीक है, 3 साल तक, ठीक है, कोई भी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, इंग्लैंड में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, अगर आप 3 साल तक कोई भी भारतीय अगर इंग्लैंड टेम्पोरेरीली रहने जा रहा है, ठीक है, तो जो वहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है इंग्लैंड का, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है, तो कोई भी जो भारत से 3 साल तक के लिए जाएगा टेम्पोरेरीली बेसिस पे, तो उसको उस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही डबल कन्वेंशन एग्रीमेंट का आपको उद्देश्य था, ध्येय था। ठीक है, तो किसके साथ भारत ने साइन किया आपको? वो इंग्लैंड के साथ। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Which of the following countries has launched the world's first cryptocurrency payment system for tourists? निम्नलिखित में से किस देश ने पर्यटकों के लिए दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? भूटान। किसने शुरू किया है आपको? भूटान ने शुरू किया है। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी आप जानते होंगे, जैसे बिटकॉइन का आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है ना। तो बिटकॉइन भी आपको क्या है कि आपको एक क्रिप्टो करेंसी का ही आपको टाइप है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है जो टूरिस्ट लोगों से एक्सेप्ट करेगा पेमेंट को? तो वो है आपको भूटान। ठीक है, तो बिटकॉइन के बारे में साइंस टेक में आप लोग क्या पढ़ेंगे कि आपको किस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम करता है? तो वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बिटकॉइन, एर्थरियम, ये सब आप सुनते हैं ना, वो सब क्या है? आपको क्रिप्टो करेंसी का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज? जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इंडिया। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया? शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये कौन है आपको? कृषि मंत्री हैं भारत के। ठीक है ना, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और भारत ऐसा करने वाला, आपको जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज को डेवलप करने वाला, विकसित करने वाला पूरे विश्व का पहला देश बना है। ठीक है, तो अब आता है कि इसके नाम, ये भी कभी कभी नाम भी आपसे पूछ देते हैं, तो वो 2 वैरायटी का नाम है आपको DRR थान 100, ठीक है, जिसको कमला भी बोला जा रहा है। ठीक है, या आपको पूसा DST राइस। ठीक है, देखिए, तो आपको इससे रिलेटेड ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानना चाहिए कि GM क्रॉप और जीनोम एडिटेड में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि भारत में केवल एक ही फसल है जेनेटिकली मॉडिफाइड, आनुवांशिक रूप से संशोधित, जिसको उपजाने का आपको लीगल राइट दिया गया है। ठीक है ना, तो वो कौन सा क्रॉप है आपको? BT कॉटन। ठीक है, तो देखिए, GM और जीनोम एडिटेड में अंतर ये होता है ना कि देखिए, GM क्रॉप जो होता है ना, यहाँ पर आप क्या करते हो ना, कोई जैसे BT कॉटन है,
तो वहाँ पर आपने क्या किया ना, बीटी नाम से जो एक आपको बाहरी एलिमेंट है, ठीक है, उसको आपने कॉटन में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ताकि जैसे बीटी कॉटन लाया गया तो उसमें बीटी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि उसको आपको इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाया जा सके, ठीक है, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके, इसलिए आपको उसमें क्या किया, आपने एक फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम आपको बीटी है, ठीक है। तो लेकिन जीनोम एडिटेड में क्या होता है ना, जीनोम एडिटेड में आपको कोई भी बाहरी जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ठीक है, बाहरी जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको नाम से ही थोड़ा चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। जीनोम एडिटिंग, नाम देखिए क्या है, एडिट ऑप्शन आ रहा है, तो आप फोटो वगैरह जैसे क्या करते हो, फोटो क्लिक करते तो आप उसको एडिट करते हो, तो आप क्या करते हो, कभी कभी उसमें कुछ ऐड करते हो, ठीक है, या क्या करते हो आप, कभी उसको एडिट कर देते हो, मतलब कुछ चीज़ों को हटा देते हो, उसको क्रॉप कर देते हो। तो वैसे ही जीनोम एडिटिंग में भी होता है। उसमें क्या किया जाता है ना कि जैसे जीनोम मॉडिफिकेशन में क्या होता है, बाहरी कोई जीन को इंट्रोड्यूस करते हो, बाहर की कोई जीन को इंट्रोड्यूस करता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अगर कोई कुछ भी अचीव करना है ना, तो आपको पूरा जो उसका जीनोम होता है ना, ठीक है, पूरा जो उनका सीक्वेंस होता है जीनोम का, उसमें आप क्या करते हो, कुछ एडिट करते हो, कुछ पोर्शन को हटा देते हो, ठीक है ना, इसलिए उसको जीनोम एडिटिंग बोला जाता है। उसमें कोई हम लोग एडिशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो हमको कुछ अचीव करना है, जिसके कारण कोई समस्या हो रहा है, या हमको जिसके कारण कोई हमको जो बड़ा कोई गोल अचीव करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम उसके जीनोम सीक्वेंस में जो कुछ हम क्या करते हैं, ऑल्टरेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। तो ऐसे टाइप के क्रॉप को क्या बोलते हैं, जीनोम एडिटिंग बोलते हैं। यहाँ पे कोई बाहर से जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, जैसा कि आपको जीएम क्रॉप, जिसका एग्जांपल बीटी कॉटन है, उसमें किया गया, ठीक है। और इसमें आपको एक और चीज़ जानना है कि इसमें मेनली आपको क्रिस्पर, ठीक है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल किया जाता है जीनोम एडिटिंग में, ठीक है। तो ये आपको पूरा इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च द सी क्योर प्रोजेक्ट टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सी। निम्नलिखित में से किस देश ने समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए सी क्योर प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इंग्लैंड, ठीक है। ये आपको समुद्र से आपको कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के हटाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक रोबोटिक्स एजुकेशन कंपलसरी टिल क्लास 10th। कक्षा 10वीं तक रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो इसका आंसर होगा आपको केरला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएस स्टेट्स सीनेट अडॉप्टेड रेजोल्यूशन कॉमेमोरेटिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य की सीनेट ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक प्रस्ताव अपनाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, न्यूयॉर्क इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम अंडर विच पाकिस्तान इज करेंटली रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। आईएमएफ कार्यक्रम का नाम क्या है जिसके तहत पाकिस्तान वर्तमान में वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। आप जानते होंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी बीच में आईएमएफ के बोर्ड ने इसको अप्रूवल किया था, है ना। तो किसके तहत उसको फंड दिया जा रहा है, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। इसके बारे में आपको एक और चीज़ जानना चाहिए कि सितंबर 2024 में ही, ठीक है, आईएमएफ ने पाकिस्तान को ये अप्रूवल दे दिया कि हम 36 महीने के ड्यूरेशन तक आपको, ठीक है, मतलब उस ड्यूरेशन के बीच में हम आपको कितना का पैकेज देंगे, $7 बिलियन का, ठीक है। तो इसी $7 बिलियन पैकेज के पार्ट में आपको जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आईएमएफ के बोर्ड ने, ठीक है, आईएमएफ के बोर्ड ने आपको $1 बिलियन का जो अगला इंस्टॉलमेंट था, ठीक है, $1 बिलियन का अगला इंस्टॉलमेंट उसको अप्रूव किया था, ठीक है, अगले इंस्टॉलमेंट को अप्रूव किया था, ठीक है। तो टोटल कितना मिलना है, $7 बिलियन, ठीक है। किस फैसिलिटी के तहत उनको मिल रहा है, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बेसिक अगर अगर चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम होता है किसी भी देश को, ठीक है ना, मतलब आपको फॉरेक्स क्राइसिस हो गया, आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, तो आपको विदेश से जो चीज़ें आयात हो रही हैं तो उसका आप भुगतान कैसे करेंगे, है ना। तो इस चीज़ से निपटने के लिए आपको आईएमएफ आपको एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी लेके आती है, ठीक है। इसी फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $7 बिलियन का आपको सितंबर 2024 में आईएमएफ ने बोला कि 36 महीने तक के ड्यूरेशन में हम आपको टोटल जो हेल्प करेंगे वो कितना होगा, $7 बिलियन का। उसी कड़ी में आपको एक जो इंस्टॉलमेंट है
$1 बिलियन का, उसको ऑपरेशन सिंदूर के बीच में IMF बोर्ड ने अप्रूव किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अब सवाल आता है टोटल मेडल कितने जीते, तो वो आपको हो जाएगा 24। 8 गोल्ड, ठीक है, 10 सिल्वर और 6 ब्रोंज। एक और सवाल आता है कि मेडल टैली में भारत कौन से पोजीशन पे था? सेकेंड पोजीशन पे। अब सवाल आता है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, तो वो आपको चाइना था। एक और सवाल बनता है कि ये एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ कहाँ था? ठीक है, तो उस जो जगह का नाम जहाँ पे ये कंडक्ट किया गया था उसका नाम है गुमी। ये कहाँ पे स्थित है? साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी जानकारी है सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और न्यू स्पीसीज ऑफ केव डेवलिंग फिश नेम्ड शिशुस्त्रा डेंसी कलावा वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशुस्त्रा डेंसी कलावा नामक गुफा में रहने वाली मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? मेघालय। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज इन 2024-25? 2024-25 में भारत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण के कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बिहार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो भी आपको पार्ट 2 में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका हम डिस्कस किए हैं। कल हम आपको पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके साथ कुछ और जानकारी हम साझा करते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आपको करंट अफेयर्स बैच है। ठीक है, जिसमें हम आपको मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है, आपको यूनियन बजट, बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, मंथ वाइज आपको MCQ फॉर्मेट, PDF के फॉर्मेट में या टेलीग्राम पर क्विज बोर्ड के फॉर्मेट में, ठीक है, वो सारा चीज़ हम आपको इस करंट अफेयर्स बैच में हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा डिटेल है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और बैच चल रहा है जिसका जो 7 जून से शुरू होने वाला है 71st के लिए टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप बैच। ठीक है, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, डेली होमवर्क सीरीज है, जिसके माध्यम से हम जितने भी इंपॉर्टेंट BPSC के टॉपिक्स है जिससे BPSC लगातार क्वेश्चन पूछता जा रहा है उसको हम आपको थॉरोली कराएंगे। ठीक है, जिसमें हम आपको टॉपिक बताएंगे डे टू डे बेसिस पे, सोर्सेज बताएंगे कहाँ से पढ़ना है, आपको कोई अगर हेल्प चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और उसी पे हम आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए देंगे और उन्हीं क्वेश्चंस का आपको हम क्विज बोर्ड भी देंगे टेलीग्राम पे, जिसके माध्यम से आप जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो सोर्स होगा वो आपको NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स ही होगा। और हम आपको मेंटरशिप भी इसमें प्रोवाइड करें कि अगर आप इनकेस अगर आपको कोई भी दिक्कत है प्रिपरेशन के 71st के दौरान कोई भी, तो आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके अपनी समस्या का आप निदान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो 2 कोर्सेज अभी चल रहे हैं, करंट अफेयर्स बैच और 71st BPSC टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप बैच, उसका डिटेल है। ठीक है, तो कल हम पार्ट 3 के वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।